आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्लास में कुछ ओरली जो क्वेश्चंस होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। देखिए ये वर्ड जो देख रहे हैं ना, अबाउट, इसका अर्थ होता है के बारे में या के विषय में, यह एक प्रीपोजिशन है। हिंदी होता है कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हैं, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो आप सभी बता देंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनको गोली मार के इनकी हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। और इन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी चीजें की, बहुत देश में सुधार लाए, देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो ये सारी चीजें आप गांधी जी के बारे में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। गांधी जी की जो क्रांति की जो शुरुआत हुई भारतवर्ष में, तो वो कहां से हुई, बिहार। और बिहार में कहां से, चंपारण। चंपारण में इन्होंने एक चंपारण सत्याग्रह चलाया था जो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1915 में गांधी जी भारत को लौटे थे। 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना की इन्होंने। और आपको बता दें 1917 में नील की समस्या जो थी किसानों के बीच में चंपारण में, उस समस्या से इन्होंने वहां के किसानों को छुटकारा दिलाई। तो 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ और बिहार बुलाने का काम दो नेताओं ने किया, भारत के दो नेता, एक राजकुमार शुक्ल और दूसरा राजेंद्र प्रसाद। ये दो लोगों ने महात्मा गांधी को नील की समस्या से जो किसान चंपारण में जूझ रहे थे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, भारत में राष्ट्रवाद, तो वहां पे आप देखे होंगे कि गांधी जी आते हैं बिहार के चंपारण में और वहां की जो नील की खेती की जो समस्या होती है उस समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो बिहार के किसानों के लिए गांधी जी ने नील की समस्या से क्या दिलाई, छुटकारा दिलाई। और अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे आप क्या समझते हैं, सिविलाइजेशन क्या होता है, कल्चर क्या होता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले सिविलाइजेशन का जो डेफिनेशन है आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं कि सभ्यता का जो परिभाषा होता है, सिविलाइजेशन इन दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पैराग्राफ नंबर, जब आप 3rd देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, सिविलाइजेशन इन दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यही इसका परिभाषा है कि सभ्यता आचरण का वह ढंग है, वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पे चलना सिखाता है। हम सभी की एक कर्तव्य है, माता पिता भाई बहन, साथ ही साथ जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, समाज से भी हमारा कुछ रिश्ता है, कुछ नाता है, उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ दायित्व है। तो जो कर्तव्यों का हम निर्वाहन करते हैं, अगर अच्छे तरह से किसी से बिहेव करते हैं तो हम सभ्य व्यक्ति कहलाते हैं। और यही हमारी सभ्यता होती है कि सभ्यता आचरण का वह ढंग होता है, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण का वह ढंग होता है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पे चलना सिखाता है। मानव जो है ना, वो अपने ड्यूटी के पाथ पे जो चलता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है कि भैया जी कल्चर किसे कहते हैं, कल्चर क्या होता है। तो आपको बता दें कि कल्चर जो है इसको हिंदी में हम लोग संस्कृति कहते हैं। संस्कृति कहते हैं पूर्वजों के द्वारा बनाई गई नीति कहलाती है हमारी संस्कृति। जीवन जीने के जो तौर तरीके होते हैं ना, जिसको मोड ऑफ लिविंग आप कहते हैं, तो ये हमारे एंसेस्टर्स जो बताए कि कैसे हम ग्लोरियस लाइफ जो है जी सकते हैं, कैसे हम वैभवशाली जीवन जी सकते हैं, इसके कुछ नियम उन्होंने बनाया, ठीक है। समाज को सही दिशा में ले जाने के जो भी नियम कानून बनाए गए किसके अनुसार, हमारे पूर्वजों के द्वारा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। आप देखेंगे कि हर धर्म में अपने पूर्वजों, हर धर्म की जो नीति है, जो नियम है, वो अलग अलग है। इस्लाम धर्म का अलग नीति नियम है, हिंदू धर्म का अलग नियम नीति है। तो जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिशा निर्देश दिया उसी को हम लोग संस्कृति के नाम से जानते हैं। संस्कृति के अंतर्गत जो है आपके पहनावा आ जाता है, आपका खान पान आ जाता है, आपका चाल चलन, आपका भाषा, बात समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें अंडर कल्चर होता है, संस्कृति के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि व्हाट डू आवर हॉली स्क्रिप्चर्स। इन शब्दों को आप देखेंगे, ये जो शब्द है HOLY, इसी का एक सिमिलर वर्ड होता है सेक्रेड, सेक्रेड होता है, ठीक है। सेक्रेड और हॉली का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र होता है। और ये जो स्क्रिप्चर्स देख रहे हैं इसका अर्थ होता है रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स से आप लोग अवगत हैं, इसको धार्मिक पुस्तक कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हर धर्म का अपना एक पवित्र ग्रंथ होता है। जैसे हिंदू जो धर्म है इसमें लोग गीता को, रामायण को, महाभारत को पवित्र ग्रंथ मानते हैं, ठीक है। गीता हाँ ग्रंथ है,
ठीक है, ग्रंथ मतलब भी बुक ही होता है। तो आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म के लोग कुरान को मानते हैं, ठीक है, पवित्र ग्रंथ मानते हैं। तो हर जाति धर्म मजहब के जो लोग हैं ना, उनकी एक धार्मिक पुस्तक है जिसको कहते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म में अगर कोई बंदा अगर कुछ कहने जाता है, आप कोर्ट वगैरह में देखे होंगे, तो कहता है कि मैं कुरान का शपथ लेता हूं या कसम खाता हूं कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। या हिंदू धर्म में लोग गीता की शपथ लेते हैं कि मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ये गीता कुरान क्या है? ये हमारी हॉली स्क्रिप्चर्स है, ये हमारे धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। और टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ये मानव मूल्य के बारे में सार्वत्रिक क्या ज्ञान देते हैं? हमें यही ज्ञान देते हैं ना कि जैसे आप देखे होंगे, अगर महाभारत देखे होंगे या अगर आप रामायण देखे होंगे, तो उसमें एक जो है देखिएगा कि रामायण में क्या होता है कि जो सबुरी होती है, ठीक है, जिसके यहाँ राम गए होते हैं, तो सबुरी जो होती है ना, वो जूठा बैर खिलाती है श्री राम को। तो उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो जूठा बैर खिला रही है, भगवान ये देखते हैं कि वह बैर जो खिला रही है वो कितना प्रेम से खिला रही है, ठीक है, कितना उसके प्रेम को देखते हैं। तो हमारे धार्मिक पुस्तक यही बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, अगर वो आपसे प्रेम पूर्वक पेश आ रहा है तो आपको भी उससे प्रेम पूर्वक पेश आना चाहिए। धार्मिक पुस्तक हमें यही बताते हैं कि सबसे मिलजुल कर हमें रहना चाहिए और सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हम लोग देखने वाले हैं और पहला चैप्टर है और आप इसको अच्छे से समझेंगे। इन सब चीजों को पढ़ने से इंसान के पास ज्ञान आता है और साथ ही साथ समझदारी भी आती है। अच्छी समझदारी होगी तो आप अच्छे डिसीजन लेंगे, आपके अच्छे डिसीजन से अच्छे समाज का क्या होगा? नव निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पे देखेंगे, बदमाशी नहीं करना है। चलिए यहाँ पे देखें, पहला जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? फिर बदमाशी कर रही है, क्लास चल रहा है ना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो आई का प्रयोग किया गया है ये महात्मा गांधी के लिए हुआ है। आई का प्रयोग किसके लिए हुआ है? महात्मा गांधी के लिए। तो गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं गांधी जी? कि मेरा विश्वास है। बिलीव का अर्थ क्या होता है? विश्वास। मेरा भरोसा है। डैट का अर्थ होता है की। आप याद रखेंगे, अगर डैट किसी सेंटेंस के बीच में हो तो इसका मीनिंग की होता है। अगर डैट किसी सेंटेंस की शुरुआत में हो तो उसका अर्थ वह होता है। यहाँ पे ये कंजंक्शन होता है क्योंकि ये सेंटेंस जोड़ने का काम करता है, और यहाँ पे ये प्रोनाउन होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कहता है, गांधी जी कहते हैं कि मेरा जो मानना है, आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि द सिविलाइजेशन, जिस सभ्यता का, ठीक है, जिस सभ्यता का ये जो इवॉल्व्ड देख रहे हैं ना, इसका अर्थ विकास होता है। आप याद रखेंगे कि ये जो बोल्ड वर्ड है इसका अर्थ होता है विकास, ठीक है। डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं, डेवलप्ड बोल सकते हैं, डेवलप्ड या इवॉल्व्ड। तो कह रहा है कि जिस सभ्यता का विकास भारत ने किया है, किसने किया है? भारत ने किया है ना, उस सभ्यता को विश्व में, इन द वर्ल्ड मतलब विश्व में, ठीक है, कोई ना बीट नहीं कर सकता है। बीट का अर्थ होता है हरा देना, परास्त कर देना। बीट का अर्थ पीटना भी होता है, लेकिन आप याद रखेंगे यहाँ बीट का अर्थ होगा हराना या परास्त करना। तो जिस नहीं बोलते हैं कि उसने उसको बीट कर दिया, बीट मतलब पीट दिया नहीं, हरा दिया। तो जिस सभ्यता का विकास भारत ने किया है उस सभ्यता को विश्व में कोई बीट नहीं कर सकता है, नहीं हो सकता है। माने भारत की सभ्यता को कोई झुका नहीं सकता है। इस तरह से भारत की सभ्यता को डिजाइन किया गया है कि भारत की सभ्यता को कोई परास्त नहीं कर सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। किसी में इतनी ताकत नहीं है, चाहे वो रोम हो, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो कोई भी अन्य देश हो, इतनी ताकत नहीं है कि भारत की सभ्यता को वो तार तार कर सके, भारत की सभ्यता को परास्त कर सके। नथिंग कैन इक्वल, इक्वल का अर्थ होता है बराबरी करना। नथिंग मतलब यहाँ पे होगा कोई हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने, आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान रूपी जो बीज जो है हम सभी में बोया है ना, SO, सो माने बोना, ठीक है, SO सो माने बोना, SHOW सो माने दिखाना, SO
थर्ड फॉर्म है, ठीक है। जैसे नो होता है ना, तो नो का थर्ड फॉर्म नॉन होता है, ठीक है। और सो जो होता है इसका थर्ड फॉर्म सोन होता है। एस और सो माने इसलिए होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने ज्ञान रूपी बीज जो हम सभी में बो दिया है ना, उस ज्ञान रूपी बीज का बराबरी कोई नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना? कहने का मीन्स ये है कि हम सभी में हर तरह की क्वालिटी है, चाहे ज्ञान विज्ञान की बात हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में भारत अपने आप को अग्रणी रहा है, अपने आप को आगे रखा है। ये कभी पीछे नहीं रहा है, ये कभी किसी का कॉपी नहीं करता है, कभी किसी का नकल भी नहीं करता है। बाकी लोग नकली हो सकते हैं, लेकिन भारत क्या है? असली है। हमारे पास जो भी है वो असली है। शुद्ध 24 कैरेट का हमारे पास जो कुछ भी है। बात समझ रहे हैं ना? हमारे पास गिल्लट वाली कोई चीज नहीं है। जो भी है वो वही, गिल्लट नहीं होता, आर्टिफिशियल जो भी है, बोना हाँ, ठीक है। तो जो बीज हमारे पूर्वजों ने हमारे बीच में बो दिया है, ज्ञान रूपी बीज, उस ज्ञान रूपी बीज का मुकाबला ना ही तो रोम कर सकता है और ना ही यूनान कर सकता है। रोम के पास भी इटली जो देश है ना, इटली का नाम सुने आप लोग? तो इटली जो देश है ना, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। जैसे आपका भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है ना। तो आप लोग इटली में राष्ट्रवाद, ये इटली में पढ़े थे राष्ट्रवाद, इटली, रूस जर्मनी में भी पढ़े थे, ठीक है। इटली के भी बारे में पढ़े थे, जर्मनी इटली के बारे में पढ़े थे ना। अब यहाँ पे क्लास 10th में ये पढ़े होंगे आप लोग। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि चाहे यूनान हो, चाहे मिस्र हो, चाहे आपका जर्मनी हो, रूस हो, कोई भी यूरोपियन कंट्री है जिसको आप वेस्टर्न कंट्री कहेंगे, ठीक है, ग्रीक का वही हस्र हुआ। और आपको बता दें, ये जो फेराउज देख रहे हैं बोल्ड लेटर में, फेराउज, इसको क्या पढ़ेंगे? फेराउज। इसको बोलते हैं मिस्र का शासक। मिस्र का शासक, मिस्र के शासक को क्या बोलते हैं? फेराउज बोलते हैं, ठीक है। अब ये मिस्र के जो शासक थे, उनकी जो माइट थी, माइट का मतलब होता है शक्ति, जिसको आप पावर कहते हैं, पावर या पावर, माइट का अर्थ होता है क्या? शक्ति। तो मिस्र के जो राजा थे, उनकी शक्ति भी ब्रोकेन हो गई। ब्रोकेन का मतलब बिखर जाना या टूट जाना। तो उनकी भी शक्ति छीण छीण हो गई, टूट गई। मतलब की बात करें तो मिस्र का भी हाल बुरा हो गया। अच्छा, जापान की अगर हम बात करें, जिसने बुलेट ट्रेन को बनाया, तो जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जापान में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा विकास हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जो जापान देश है ना, ये भी बन गया पश्चिमी देश की तरह, क्योंकि वेस्टर्नाइज इसका हो गया, पश्चिमीकरण हो गया। इसने भी पश्चिम के लोगों की नकल करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। लेकिन आपको बता दें, जो चाइना है ना, अगर चाइना के बारे में हम बात करें, चीन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो नथिंग कैन बी सेड। चीन में एक चीज है ना कि ये अपनी प्राइवेसी किसी को शेयर नहीं करता है और नहीं ये किसी की कॉपी करता है। बात समझ रहे हैं? चीन की भी टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन चीन से बेटर टेक्नोलॉजी आपकी जापान की है। लेकिन दिक्कत वहां क्या है कि जापान में हमेशा सुनामी आते रहता है, और इसीलिए जापान को सुनामी का देश कहा जाता है। और एक बार सुनामी अगर आ गया तो जापान कई साल पीछे चला जाता है। इसलिए जापान जो है वो चीन के मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर वहां पे ये आपदा नहीं आती, अगर ये आपदा, जिसको डिजास्टर कहते हैं, अगर ये आपदा नहीं आती, तो ये जो जापान था ना, वो चीन से बहुत आगे निकल जाता। नहीं आगे निकलने का मतलब है कि यह तरक्की तो करता है, लेकिन जब वहां पे सुनामी वगैरह आता है तो यह कई साल पीछे भी चला जाता है। बात समझ रहे हैं ना? बट इंडिया इज स्टिल, भारत तो भारत है भाई, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करे बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत की मुकाबला कौन कर सकता है भैया जी? सनी देओल का जो हाथ है, वो हाथ नहीं, वो हथौड़ा है। 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ेगा उसकी शकल सूरत नहीं बिगड़ जाएगी, है? नहीं, कील ठोक ही देगा वो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो भारत को सब लोगों की बस की बात नहीं है झेल पाना। भारत अपने आप में भारत है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको अगर भारत को समझना है ना, विवेकानंद को समझ लीजिए, आपको भारत समझ में आ जाएगा। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को आप समझ लीजिए, आपको भारत समझ में आ जाएगा। काले गोरे का फर्क नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमें, हमें प्यार निभाने आता है, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहां नर नर में है राम, यहाँ नारी नारी में सीता है। इतना आदर जहां नदियों को माता कह के बुलाते हैं, इंसान की बात तो दूर है यारो, भारत में पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस देश ने मुझे जन्म दिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और आपको मैं बता दूं कि ये जो भारत देख रहे हैं, ये भारत अपने आप में इतना विशाल भारत है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कोई देश है, उस देश का नाम भारत है। ये मैंने नहीं कहा है, ये मैक्स मुलर साहब ने कहा। जो व्यक्ति जर्मनी में पैदा हुआ और उस व्यक्ति ने भारत का वर्णन किया, भैया जी यहाँ तो पटीदार को देख के जलता है, उसमें केवल बुराइयां दिखती है, अच्छाइयां तो नहीं दिखती है। जर्मनी कहाँ है, भारत कहाँ है, और इस भारत भूमि को स्वर्ग कहा किसने? मैक्स मुलर साहब ने। और स्वामी विवेकानंद ने उनको वेदांतियों का वेदांती कहा, और उस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि भैया जी ये भारत जो है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसी भारत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए लिटरेचर से आपको क्या ज्ञान होता है? लिटरेचर से आपको हर मतलब टॉपिक का ज्ञान होता है। इसमें कहीं पे हिस्ट्री की बात आ जाएगी, कहीं पे साइंस एंड टेक की बात आ जाएगी, बात समझ रहे हैं ना, कहीं एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात आ जाएगी। तो लिटरेचर में हर टॉपिक को ये कवर करता है, हर तरह की चीजों को आपको यहाँ सीखना है। ज्ञान विज्ञान भी आपको जानना है, इतिहास भी जानना है, भूगोल भी जानना है, हर चीज लिटरेचर में आपको पढ़ना होता है। और लिटरेचर पढ़ने से आपके अंदर जो ज्ञान की भरमार हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? देखिए ग्रामर पढ़ने से हमारी भाषा का विकास होता है, और लिटरेचर पढ़ने से हमारे बुद्धि का विकास होता है, सोच विकसित होता है हमारा। और इंसान की सोच और पैर की मोच, अगर सोच घटिया हो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे, और शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो और पैर में मोच आ जाए तो ढंग से चलेंगे नहीं, और ढंग से नहीं चलेंगे तो हम लोग का कोई भी काम समय पे नहीं हो पाएगा। तो आपको बता दें कि समहाउ और अदर, अगर भारत आज भी एकदम अपने नींव पर टिका हुआ है, जैसे भी मजबूत नींव पे टिका हुआ है। अगर हम बात करें तो जो यूरोप के लोग हैं, जिसको आप द पीपल ऑफ यूरोप कहते हैं, तो जो यूरोपियंस लोग हैं ना, यूरोप के लोग हैं, चाहे वो जर्मनी के लोग हों, चाहे वो इटली के लोग हों, चाहे वो ऑस्ट्रिया के लोग हों। आप ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़े थे, बहुत ताकतवर देश था, और वहीं का था चांसलर मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक का नाम आप लोग सुने होंगे ना, ऑस्ट्रिया का ही था। सारा तख्ता पलट दिया, फ्रांस जैसे ताकतवर देश को हिला दिया, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे शासक का अंत कर दिया, वही ऑस्ट्रिया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नेपोलियन उतना ताकतवर शासक था, और ये ऑस्ट्रिया वियना कांग्रेस 1815 में बुला करके और इसके शासन का क्या कर दिया? अंत कर दिया। तो आप याद रखिएगा कि जो यूरोप के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं ना कि देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस। जो यूरोपियंस लोग हैं ना, वो नकल करते हैं किसका? ग्रीस का। ग्रीस का मतलब है यूनान। तो यूनान के जो लोग हैं उनके पाठों से, ठीक है, यूरोपियंस लोग नकल करते हैं। यूरोपियंस लोग क्या करते हैं? नकल करते हैं। और रोम जो है ना, कह रहे कि ग्रीस और रोम नकल करते हैं, ठीक है, विच एग्जिस्ट नो लॉन्जर इज देयर फॉर्मर ग्लोरी। इस चीज को आप समझिए कि एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व। तो जो फॉर्मर ग्लोरी थी, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व का, और ग्लोरी मतलब होता है सम्मान या वैभव। तो जो पूर्व का ग्लोरी था रोम का, ग्रीस का, उसका नकल करते हैं यूरोप के लोग। बात समझ में आ रही है? और आपको बता दें कि इनकी ग्लोरी अब खत्म हो चुकी है। रोमन जो सभ्यता है वो खत्म हो चुका है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। वो ये समझते हैं ना कि अगर हम ग्रीस और रोम का हम लोग नकल करते हैं, यूनान का नकल करते हैं,
तो इन नकल से हम लोग आगे चल करके दूर हो जाएंगे, ऐसा वो इमेजिन करते हैं, ऐसा वो कल्पना करते हैं, तो उनकी कल्पना गलत है। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और यही कारण है कि उनकी दशा दुर्दशा है। दशा क्या है? दुर्दशा है। बात समझ में आया कि नहीं? उनकी दशा दुर्दशा है। पिटिएबल का मतलब होता है दुर्दशा। अगर आप कहेंगे ना, बुरी स्थिति को कहा जाता है पिटिएबल कंडीशन। बुरी स्थिति को क्या कहा जाता है? पिटिएबल कंडीशन। तो पैराग्राफ्स नंबर हम लोग फर्स्ट देख लिए, और पैराग्राफ्स नंबर जो फर्स्ट है, इसमें जो वर्ड मीनिंग है इसको आप ध्यान से देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 में जो स्पेलिंग वर्ड मीनिंग दिया है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। पहला चीज है बिलीव। ध्यान देंगे आप लोग, बताना है बिलीव मीन्स क्या होता है? विश्वास करना। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित करना। बीटेन मतलब होता है पराजित करना। इन द वर्ल्ड माने होता है विश्व में। इक्वल मीन्स होता है बराबरी करना। सीड्स मतलब होता है बीज। सोन मतलब होता है बोना। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज। वेंट मीन्स होता है समाप्त हो जाना। शेयर्ड का मतलब होता है वही। देखिए, किताब का अपना अलग सेंस होता है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिएगा, फिट मीन्स होता है भाग्य या भाग्य होता है। माइट मीन्स होता है शक्ति। फेराउज मीन्स होता है मिस्र के राजा। ब्रोकन मीन्स होता है चूर चूर हो जाना, ठीक है। वेस्टर्नाइज मतलब पश्चिमीकरण होना, ठीक है। स्टिल मीन्स होता है अब तक। समहाउ और अदर मीन्स होता है जैसे भी। फाउंडेशन का अर्थ होता है न्यू। फाउंडेशन का अर्थ होता है न्यू, ठीक है। और लर्न का अर्थ होता है सीखना। लेसन मीन्स होता है पाठ। राइटिंग मीन्स होता है लेख, ठीक है। ग्रीस जिसको यूनान कहते हैं, रोम हो गया। एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व। लॉन्गर मतलब लंबे समय तक। फॉर्मर ग्लोरी मतलब पूर्व का वैभव, ठीक है। और इसके बाद इमेजिन का अर्थ होता है कल्पना करना। अवॉइड का अर्थ होता है दूर होना, दूर करना। मिस्टेक मीन्स होता है गलती। और पिटिएबल कंडीशन का मतलब होता है दयनीय स्थिति। बात समझ में आए? पिटिएबल का अर्थ दीजिए। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, कह रहा है कि इन द मिड्स, मिड्स का मतलब होता है कि बीच में, ठीक है। कह रहा है कि इन सबों के बीच में, दिस मतलब इन और ऑल मीन्स सब, सभी। तो इन सभी के बीच में अगर हम भारत देश की बात करें ना, तो इमूवेबल रहता है ये इमूवेबल का अर्थ होता है अडिग, अपरिवर्तनशील। जिसको अटल भी आप कह सकते हैं, जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है, जिसको घुटने पे नहीं लाया जा सकता है, जो अटल हो। इन सबों के बीच में जो भारत है ना, वो इमूवेबल रहता है। रिमेन्स का मतलब होता है रहता है, ठीक है। एंड दैट इज हर ग्लोरी। अब जब कोई देश किसी दूसरे देश की नकल नहीं करता है, तो यही उसकी ग्लोरी है, यही उसका सम्मान है, यही उसका वैभव है, यही उसका गरिमा है। ग्लोरी का अर्थ होता है सम्मान, गौरव, गरिमा। बात समझ में आ रही है? और इमूवेबल का अर्थ होता है अटल। कह रहा है कि इट इज चार्ज। यहां चार्ज का अर्थ होगा दोष, दोस्त होगा। चार्ज का मतलब क्या होगा? दोस्त हो, दोस्त होगा। तो कह रहा है कि ये चार्ज लगा है किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। भारतवासियों पे यह दोष लगा है कि हर पीपल, यहाँ के जो लोग हैं ना, ठीक है, आर सो अनसिविलाइज्ड। अन्य देश के लोगों को लगता है, पश्चिम देश के लोगों को लगता है कि हम लोग सिविलाइज्ड नहीं है, हम लोग सभ्य नहीं है, हम लोग असभ्य हैं। और इतने असभ्य हैं कि आपको बता दें कि हम लोग अज्ञानी हैं, मीन्स हमारे पास ज्ञान नहीं है। अन्य देश के लोग हमें अज्ञानी कहते हैं कि ये लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं। तो उनको मैं बता दूं कि भारत ना अनपढ़ रहा है, ना अनपढ़ है, ना रहेगा। कारण आपको बताते हैं कि जब इंग्लैंड में एक स्कूल नहीं था ना, तो भारत में 3-3 विश्वविद्यालय चला करता था। तक्षशिला, विक्रमशिला, जैसे नालंदा, 3 विश्वविद्यालय चला करते थे जब कहीं पे स्कूल नहीं था। और वे लोग भारत पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि भारत जो है अज्ञानी है, मूर्खों का देश है। अरे जिस भारत ने महान ऋषियों को जन्म दिया है, जो अतीत की बात को बताते थे, वर्तमान की बात को बताते थे, भविष्यवाणी कर देते थे, उस देश को आप अज्ञानी कहेंगे? आपको पता होनी चाहिए, आप इतिहास जानिए, ग्रंथ पढ़िए अगर आपको नहीं आता है तो। क्योंकि आप महर्षि जो वाल्मीकि थे ना, राम का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने समस्त रामायण लिख दिया था। और ऐसे देश में रहने वाले ऋषि मुनियों पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अन्य देश के लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये उनपे सूट करता है कि वे असभ्य है, अज्ञानी है। ना हम लोग असभ्य थे, ना अज्ञानी थे, और ना रहेंगे। भारत जगत गुरु रहा है, अब विश्व गुरु बनेगा। कह रहा है कि ये लोग कहते हैं ना कि यहाँ के लोग मंद बुद्धि हैं। भाई हमसे तेज कौन सोचता है? वो अमेरिका, जिसको आप कह रहे हैं ना बहुत पावरफुल है, 200 साल बाद आत्मा की खोज किया, और इस भारत ने 200 साल पहले आत्मा जीवात्मा का खोज कर लिया था।
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कि जैसे आप इंसान के अंदर एक ऐसा जीव है, जब तक वो रहता है तब तक वो एक्टिव रहता है, और जब वो जीव हमारे अंदर से निकल जाता है तो हम लोग एकदम डीएक्टिव हो जाते हैं, भाव शून्य हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, कुछ चाह करके भी नहीं कर पाते। तो कोई तो शक्ति है हमारे अंदर जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और जो शक्ति जब हमारे, जिसको आप कहते हैं प्राण, प्राण भी कोई चीज होती है कि नहीं? प्राण हमारे अंदर है तो हम सारी चीजें अपनी मर्जी से करते हैं। जिस दिन प्राण निकल जाती है, हमारे शरीर से विहीन हो जाती है, उस दिन हमारे सारे एक्टिविटीज क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो इस पे भारत ने काम किया है। बात समझ रहे हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, यूनिटी के क्षेत्र में जो भारत काम कर दिया है वह कोई देश नहीं किया है। कह रहे दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। ये वेस्टर्न वाले चाहते हैं कि हमें चेंज कर देंगे, हमें चेंज कर देंगे वेस्टर्न वाले। उनके बस की बात है क्या? चाहे वो कितना भी हमें प्रेरित कर ले। इंड्यूस का अर्थ होता है मोटिवेट। मोटिवेट मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। तो चाहे वो कितना भी क्या कर दे, इंड्यूस कर दे, मोटिवेट कर दे हमें, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, वो किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे, उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको अपनाएंगे नहीं। वो चाहते हैं कि हम उनके मर्जी से चले, वो जो कहें वो हम करें, वो कहें तो भोंके, वो कहें तो काटे। तो ऐसा हम लोगों से नहीं होगा। हम लोगों के पास अपनी भी क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब कोई किसी के बहकावे में, चढ़ावे में आकर के कोई काम करता है, तो क्या उस देश को आप बेहतर मानेंगे? कि जो व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार कोई काम करता है उसको आप बेहतर मानेंगे? तो हम लोग जो काम करते हैं वो हम अपने बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार काम करते हैं। अच्छा, वो हम पे चार्ज क्या लगाते हैं? भारत में कमियां क्या दिखाते हैं? जरा उनकी देखिए कि अन्य देश के लोग हम पे क्या क्या उंगली उठाते हैं। कहते हैं इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। अगर कोई हम पे दोष लगा रहा है उसको लगाने दीजिए, हम अपनी नजर में तो सही है ना भाई, हम किसी की नकल नहीं कर रहे, क्या ये हमारी बुराई है? अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आप किसी में से नकल करके लिख लेते हैं, आप अच्छे अंक ला लेते हैं, तो आप बेहतर है कि आप अपने दिमाग से कोई चीज लिखते हैं तो बेहतर है। खुद से लिखेंगे तो बेहतर होगा। अब सामने बगल वाला कहे कि तुम मुझ में से नहीं लिख रहा है तो तुम फेल कर जाएगा, तुम्हारा नंबर कम आ जाएगा, तो क्या उसकी बातों में हम आ जाए? नहीं आ सकते हैं। वही अन्य देश के लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि भाई भारत जो है सांप को पूजता है, गोबर जो होता है ना उससे घर की लिपाई करता है। तो लोग उसको बोलते हैं कि ये जितने भी जानवरों की पोटी होता है उसका इस्तेमाल भारत वाले करते हैं क्या करने के लिए? घर की लिपाई पुताई कर, उसको छूते हैं, टच करते हैं, मतलब वो उसको कहते हैं कि वो कचरा है, और भारत कचरा छूता है। वहां के लोग आज भी, हमारे यहाँ कोई देखिएगा, हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज है कि जब भी कोई पूजा पाठ होती है ना तो वहां पे गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है, गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है, गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है। तो गाय की जो बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं पूजा पाठ में। अब वो लोग कहते हैं कि देखो भारत वाला कितना मंदबुद्धि है, मूत्र का प्रयोग कर रहा है, गाय के गोबर पोटी का प्रयोग कर रहा है। ये भारत वाले भी अजीब आदमी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अच्छा, व्हाट वी हैव, कह रहा है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू, जिसको हमारे पूर्वजों ने जांचा है, परखा है, जिसको जांचा है, परखा है और जिसको सही पाया है, वो कहते हैं कि तुम इसको बदल दो। क्या हम लोग बदल दें इसको? हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, जिसको हमारे पूर्वजों ने बहुत गहन अध्ययन करके और हमें जो परोसा है, उस चीज को वो कहते हैं कि छोड़ दो और हमारी कल्चर को अपनाएं। हम उनकी कल्चर को अपनाएं जहां मैरिज एक एग्रीमेंट होती है, 5 साल 10 साल के लिए कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, और 5-10 साल के बाद वो तलाक दे देता है, डाइवोर्स दे देता है, बच्चा कहीं का नहीं रहता है। बच्चा को याद करना पड़ता है कि सन इतना में मेरे पापा कौन थे। और वो सब देश हम पे उंगली कर रहा है कि यहाँ के लोग संस्कारी नहीं है, यहाँ के लोग भावशून्य है, अज्ञानी है, अनपढ़ है, पोटी छूते हैं, अजीबोगरीब बात करते हैं। बताइए, कह रहा है कि जो चीज हमने अनुभव के आधार पर परखा है, ऐसे ही हम किसी चीज, देखिए हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमने जो किया है उसका हमारे पास प्रमाण पत्र है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यहाँ पे क्या कह रहा है कि चाहे ये अन्य देश के लोग कितना भी भौंक ले, लेकिन हम लोग कभी ये चेंज जो है ना करना हम लोग पसंद नहीं करेंगे। वी डेयर नॉट चेंज। हम लोग साहस ही नहीं कर सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ जो महर्षि वाल्मीकि थे वो गलत थे? हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, विवेकानंद जो थे, वो गलत थे? इन लोगों ने जो चीज हमें दिया, उन चीजों को हम गलत कभी ठहरा ही नहीं सकते हैं। और ये क्या करते हैं ना कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वे अपनी अपनी एडवाइस को, अपनी अपनी सलाह को, अपनी अपनी परामर्श को भारत पे वो थोपने का काम करते हैं, अपने यहाँ की दोस्त थोपने के काम करते हैं और कहते हैं भारतवासी तुम हमें फॉलो करो। हम किसी को क्यों फॉलो करेंगे भाई? हमें क्या जरूरत पड़ी हमें किसी को फॉलो करने की? अच्छा, आपको बता दें कि भारत की ये सबसे बड़ी जो मेरिट है ना, वो भारत की जो सबसे बड़ी मेरिट है, इसकी सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना, सबसे बड़ी जो सुंदरता है ना, वो ये है कि भारत
कल जो था जैसे अपनी संस्कृति को अपनाता था, आज भी अपनी संस्कृति को अपनाता है, और यह इसकी सबसे बड़ी मेरिट है। और सी रिमेन्स स्टेडी, ये हमेशा अडिग अटल रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है। चाहे हमें चेंजेस करने के लिए कोई देश कितना भी बोल दे, लेकिन हम अपने अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, चेंजेस करेंगे, हम अपनी मर्जी के अनुसार करेंगे। किसी की नकल क्यों करेंगे भाई? नहीं करेंगे किसी की नकल, कितना भी भौंक ले कोई, हम नकल नहीं करेंगे। दिस इज हर ब्यूटी, और नकल नहीं करना ही भारत की सुंदरता है, सौंदर्य है। और मैक्स मुलर साहब को क्या जरूरत थी कहने की कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है? जर्मनी में पैदा होने वाला व्यक्ति भारत का गुणगान कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि भारत वाला अनपढ़ है, गंवार है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैक्स मुलर साहब ने कहा कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत, वो जर्मनी के रहने वाले थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, भारत की सुंदरता क्या है कि भारत अटल रहता है, अडिग रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है, किसी के बहकावे और किसी के चढ़ावे में नहीं आता है। आपको बता दें कि इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और ये हमने ना अपनी आशा उम्मीदों के आधार पे इसको परखा है, देखा है, निहाई पे रख करके हमने देखा है, इसको तौला है, मापा है। हर चीज को हम जब हम सही मानते हैं, तो किसी के गलत कहने से हम गलत हो जाएंगे क्या? कभी गलत नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें, पैराग्राफ नंबर 3 में आपको सिविलाइजेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। पैराग्राफ नंबर 3 में सिविलाइजेशन का डेफिनेशन दिया है कि आप सभ्यता से क्या समझते हैं। इसके पहले भी हम क्वेश्चन ये पूछा था, इस सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं, क्या होता है सभ्यता? किसी के साथ वेल बिहेव मतलब अच्छा व्यवहार, जिसको आप गुड कंडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट जो होता है ना, अच्छा किसी के साथ आचरण ही क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा आचरण करना क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। जैसे हर व्यक्ति के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है। जैसे हमारे माँ बाप हैं, या हमारे घर के कोई मेंबर है, या हमारी जो सोसाइटी है, हमारा देश है, हमारे देश के प्रति भी कुछ क्या है? कर्तव्य है। तो कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक जो निर्वाहन होता है, उसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। जैसे टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये क्या है? सभ्यता है। अगर हम उनको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, बात समझ रहे हैं ना, तो उन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? असभ्यता कहते हैं। जैसे क्लास में टीचर है, बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो क्या है? असभ्यता है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो वो क्या है? सभ्यता है। घर पे माँ बाप को आप सुन रहे हैं, तो सभ्यता है। और आप अपनी मर्जी का कर रहे हैं, तो वो क्या है? असभ्यता है। तो कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। मोड का अर्थ होता है ढंग या तरीका, और कंडक्ट का अर्थ होता है कैरेक्टर, जिसको आप आचरण कहते हैं। ठीक है, तो सभ्यता जो है वो आचरण का वह ढंग है, वह तरीका है जो विच मीन्स होता है जो, पॉइंट्स आउट का अर्थ होता है दर्शाना, पॉइंट्स आउट का अर्थ होता है दर्शाना। ठीक है, टू मैन मतलब मनुष्य को, द पाथ मीन्स होता है रास्ता या पथ जिसको कहते हैं, और ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य। ड्यूटी का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य। तो कह रहा है ना कि सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य के मार्ग पे चलना सिखाता है। अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो आप एक सभ्य व्यक्ति हैं। अगर कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक असभ्य व्यक्ति कहा जाएगा। कर्तव्य का निर्वहन का मतलब जहां आप होते हैं, अगर वहां के डिसिप्लिन को आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आप एक सभ्य व्यक्ति हैं। और आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप एक असभ्य व्यक्ति हैं। कह रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अच्छा, अगर आपकी ड्यूटी की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप कर्तव्य का अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कर्तव्य अपना अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं? निभा रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरलिटी, आप नैतिकता को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नैतिकता का पालन कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है ना समानार्थी शब्द है, ये दोनों समपरिवर्तनीय शब्द है, मतलब ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। या तो आप नैतिकता को पालन कीजिए तो सभ्य है, या तो आप अपनी ड्यूटी का परफॉर्मेंस बेहतर कीजिए तो आप क्या है? सभ्य है। अगर आप अपना ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, कर्तव्य सही से नहीं कर रहे, तो आपको एक असभ्य व्यक्ति माना जाएगा। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कह रहा है कि नैतिकता का पालन करना का मतलब क्या होता है? नैतिकता को ऑब्जर्व करने का अर्थ क्या होता है? अगर आप अपने माइंड्स पे, अपने मस्तिष्क पे, आप अपने पैशंस को क्या करते हैं? मास्टरी करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नियंत्रित करते हैं। सो डूइंग, ऐसा करने से वी नो, हमें आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है। अच्छा, गांधी जी चूंकि गुजरात के रहने वाले हैं, तो वो गुजराती के बारे में क्या कहते हैं कि गुजराती को, अगर हम गुजराती को समझाने की कोशिश करें कि सिविलाइजेशन क्या है, तो 2 शब्द में हम समझा सकते हैं कि सभ्यता क्या है। सभ्यता क्या है? गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण ही सभ्यता है। गुजरात में इसकी परिभाषा क्या है? द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजरात के लोग तो यही कहते हैं, यही समझते हैं कि अच्छा आचरण ही सभ्यता कहलाता है। अगर आप वेल बिहेव किसी के साथ कर रहे हैं, गुड कंडक्ट किसी के साथ कर रहे हैं, तो वही आपकी क्या है? सभ्यता है। ये संदेश हमें देते हैं गांधी जी कि हमें किसी के साथ भी वेल बिहेव करना चाहिए, हमारे अंदर गुड मैनर्स होने चाहिए।
बात समझ रहे हैं? शिष्टाचार होने चाहिए। कहीं जो नियम बनाए गए हैं उस नियम को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे आप क्लासरूम के नियम को, रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं, घर पे जो नियम है बनाए गए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक का जो नियम बनाया गया है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो टू ओबे द रूल्स इज अंडर डिसिप्लिन एंड अंडर सिविलाइजेशन। नियम का पालन करना ही सभ्यता है, नियम का पालन करना ही अनुशासन है। अगर आप अनुशासित हैं, बात समझ रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं तो आप एक सभ्य व्यक्ति हैं। अगर आप अनुशासित नहीं है, नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप एक असभ्य व्यक्ति हैं। असभ्य व्यक्ति को अनसिविलाइज्ड कहा जाता है और सभ्य व्यक्ति को सिविलाइज्ड कहा जाता है। आप याद रखिएगा, अनसिविलाइज्ड का एक सिनोनिम्स होता है बारबेरियन। क्या होता है? बारबेरियन। बारबेरियन का अर्थ होता है गंवार या असभ्य, जो किसी के साथ गुड बिहेव नहीं करता है, गुड कंडक्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं ये तो साफ गंवार है। बात समझ आ रही है? अब देखिए क्या कर रहा है। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सत्य है ना, देन इंडिया, तब भारत को, ठीक है, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसे कि महान लेखकों ने भारत को जहां तक देखा है और भारत को जहां तक समझा है कि हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, हमें किसी अन्य देश के लोगों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एनीबॉडी, किसी से भी, ठीक है, लर्न मतलब सीखने की जरूरत नहीं है। नथिंग मतलब, नथिंग का अर्थ क्या होता है? हमें कुछ भी किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हम गुड कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं यानी कि हम लोग सिविलाइज्ड है, और फिर हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी। अगर स्वदेशी चीजों को हम अपनाते हैं, विदेशी का हम लोग क्या करते हैं? बहिष्कार कर देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? बेहतर है। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो पैराग्राफ्स नंबर हम लोग 4 कंप्लीट कर लिए। एक पैराग्राफ्स और हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ्स नंबर 5 देख लेंगे। चलिए देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, और ये महात्मा गांधी का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप याद रखेंगे और कहीं भी इस लाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छे से इसको समझेंगे। महात्मा गांधी कहते हैं कि वी नोटिस, हम लोग इस चीज को देखते हैं ना, नोटिस का मतलब ध्यान से देखना, दैट मतलब कि द माइंड, जो हमारा मन है, जो हमारा मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये हमेशा रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है। अब हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर के बेचैन रहता है। बात समझ रहे हैं ना? हर व्यक्ति को कुछ पाने की क्या है? इच्छा है। किसी को ज्ञान पाने की इच्छा है, किसी को धन पाने की इच्छा है, किसी को किसी और को पाने की इच्छा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमारा जो माइंड है वो हमेशा क्या रहता है? रेस्टलेस रहता है, बर्ड की तरह। जैसे एक परिंदा, एक पक्षी, समझ रहे हैं ना, जैसे दाना चुंगता है और बेचैन रहता है कितना जल्दी जल्दी हम दाना को क्या कर लें? चुंग लें। तो हमारा मन एक बेचैन परिंदा की तरह है। हमारा मन क्या है? एक बेचैन परिंदा की तरह है। जो 100 कमा रहा है उसको 200 का चक्कर लगा है, जो 500 कमा रहा है वो 1000 का चक्कर में पड़ा हुआ है, जो साइकिल पर चल रहा है उसको मोटरसाइकिल का चक्कर है, जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है उसको कार का चक्कर है। तो कोई भी व्यक्ति जो है ना, वह संतुष्ट अपने जीवन से नहीं है। वो कहीं ना कहीं क्या है? रेस्टलेस है। रेस्टलेस मतलब एकदम, मतलब वो हमेशा बेचैन है। क्या है? बेचैन। जो मैट्रिक किया है उसको इंटर का चक्कर है, जो इंटर किया है ग्रेजुएशन का चक्कर है, अगर सब कुछ किया है तो नौकरी का चक्कर है। क्या कोई व्यक्ति संतुष्ट है अपने जीवन से? नहीं है। द मोर इट गेट्स, हमारा मस्तिष्क किसी चीज को जितना ज्यादा पाता है, जितना ज्यादा पाता है, इट वांट्स, और उतना ही ज्यादा वो चाहता है कि और हमें मिल जाए, और भी मिल जाए। क्या कोई ज्ञान से संतुष्ट है? कोई धन से संतुष्ट है? क्या कोई अपनी सुंदरता से संतुष्ट है? या हमको भगवान ने बनाया, अद्वितीय बनाया, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है? तो कोई भी व्यक्ति, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे सुंदरता हो, उससे संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें, एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे रूप हो, हर चीज से क्या है? किसी ना किसी चीज से क्या है? असंतुष्ट है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही हम इन चीजों में लिप्त होते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही हमारी इच्छाएं हमें बेकाबू बनाती हैं। हमारी इच्छाएं क्या बनाती हैं? बेकाबू बनाती हैं। और हमारे जो पूर्वज थे ना, आवर एंसेस्टर्स मतलब क्या? हमारे जो पूर्वज थे, देयरफॉर माने इसलिए, ठीक है, सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। इसका अर्थ होता है इच्छा। हमारे जो पूर्वज थे वो इच्छाओं को लिमिट करके रखते थे, नियंत्रित करके रखते थे। एक ही कमरा में लोग काम चला लेते थे। 2-2, 3-3 भाई होने के बावजूद भी एक ही कमरा में लोग काम चला लेते थे। आज एक व्यक्ति को 5 से 10 कमरों की जरूरत होती है। बेडरूम अलग चाहिए, किचन रूम अलग चाहिए, डाइनिंग रूम अलग चाहिए, स्टडी रूम अलग चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से कई तरह के रूम, एक व्यक्ति पर कई तरह का रूम चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। खुशी एक बहुत बड़ी स्थिति होती है जिसको आप चाह करके भी कभी पूरा नहीं कर सकते। आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे कि हमारे इतना ज्ञानी कोई नहीं, हम ज्ञान से संतुष्ट है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले हमसे कोई सुंदर नहीं है, सुंदरता से कोई संतुष्ट हो? नहीं। तो ना तो कोई व्यक्ति ज्ञान से संतुष्ट होता है, ना धन से। किसी की पत्नी कितना भी सुंदर हो, वो दूसरे की पत्नी उसको अच्छी लगती है, अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है।
बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से व्यक्ति असंतुष्ट अपने लाइफ में जरूर है, संतुष्टि किसी के पास नहीं है। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में पैराग्राफ नंबर हम लोग 6 को देखेंगे। और अगर आप पैराग्राफ नंबर 6 चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे पैराग्राफ नंबर 6 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।